हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आप सभी को पता है कि मैंने क्लास 10th कोर्स ए और कोर्स बी दोनों ही आपको सिलेबस कवर अप कराए। तो क्लास 10th कोर्स ए का हमारा व्याकरण तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन बी वाले का अभी जो है वो 3 टॉपिक हमारे बाकी थे। तो अब हम वही लेकर आ रहे हैं, यानी कि आपका पदबंध, मुहावरे और आपका जो है समास। तो ये सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का व्याकरण का टॉपिक पदबंध। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा आपको हम एक चीज़ बता दें कि व्याकरण में क्लास 10th कोर्स बी में 4 टॉपिक्स आ रहे हैं। 4 टॉपिक्स में एक टॉपिक ए और बी दोनों में कंबाइंड है, वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप उस वहाँ देख लीजिएगा। रही बात पदबंध की, तो अब मैं आपके लिए पदबंध लेकर आई हूँ। पदबंध, तो पदबंध यहाँ पर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब तक इन दोनों शब्दों का अर्थ, ये सारी चीज़ें हम नहीं समझेंगे तो शायद हम पदबंध नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये जो पदबंध करने जा रहे हैं, इस पदबंध का मतलब क्या होता है। करने की तो बात अलग है, पहले आप मतलब समझो कि क्या होता है। देखिए क्या है, पदबंध को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पद क्या होता है, क्योंकि बिना पद को जाने आप पदबंध को नहीं जान सकते। जाहिर सी बात है, यहाँ पदों को बंद करने यानी बांधने की बात हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिनको हम बांधने की बात कर रहे हैं एक्चुअल वो होते क्या हैं। ठीक है, अब हम पद की बात कर रहे हैं, तो पद क्या होते हैं? सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि शब्द ही पद है, परंतु शब्द और पद में अंतर होता है। यह अंतर हम शब्द और पद की परिभाषा से स्पष्ट समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। इन्होंने बोला कि शब्द और पद, इन दोनों में अंतर होता है। तो अंतर तो आपको समझना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अरे भाई शब्द ही पद है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको हम बहुत आसान तरीके से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए कि आप स्टूडेंट हो, मैंने ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को पहले भी दिया है। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो मैंने आपको इसमें पहले भी बताया है कि आप सभी स्टूडेंट्स हो। स्कूल में क्या होते हो? स्टूडेंट्स होते हो। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है एक स्कूल में। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्कूल से घर आते हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है। आप क्या बन जाते हो? किसी के बेटे बन जाते हो, किसी के भाई बन जाते हो, किसी के पोते बन जाते हो और किसी के मित्र बन जाते हो। तो हर जगह आपकी आइडेंटिफिकेशन चेंज होती जा रही है। हो जाती है कि नहीं? जिसके साथ आप बैठोगे, मम्मी पापा के साथ बैठे तो आपकी आइडेंटिफिकेशन एज अ बेटा हो जाती है। ठीक है, एज अ सन हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने भाई बहन के साथ बैठे तो आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो एज अ ब्रदर हो जाती है। ठीक है, अगर आप दादा दादी या नाना नानी के साथ बैठ रहे हो तो एज अ ग्रैंडसन हो जाती है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए तो आप एज अ फ्रेंड हो जाते हो। ठीक है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर क्या होती है, शब्द और पद में होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब तक हम शब्दों को स्वतंत्र रखते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब तक आप स्कूल में हो, आपके आइडेंटिफिकेशन इतने सारे भीड़ में एज अ स्टूडेंट ही है। उसी तरीके से यहाँ शब्दों की दुनिया में जब तक हम शब्द को वाक्य के अंदर लेकर नहीं आते, जब तक वो आज़ाद है, तब तक वो शब्द कहलाता है। लेकिन जैसे ही उस शब्द को मैंने किसी वाक्य के अंदर प्रयुक्त कर दिया तो उसकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है, वो पद बन जाता है। कभी संज्ञा पद बनता है, कभी सर्वनाम बनता है, कभी विशेषण बनता है, कभी क्रिया बनता है, कभी क्रिया विशेषण बनता है। ये होता है। अब ये होता है कि उस शब्द को हम किसके साथ लगा रहे हैं, जिसके साथ हम लगाते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन वो ग्रैब कर लेता है। ठीक है, अब कैसे? अब इसको देखिए क्या है। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जब तक ये स्वतंत्र हैं और सार्थक है, यानी कि उनका अर्थ निकल रहा है, तब तक ये क्या कहला रहे हैं? शब्द हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कपड़ा, फूल, नदी, ये सारे ही अभी स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र हैं? अब आप बोलोगे कि इनमें स्वतंत्रता की क्या बात है। स्वतंत्रता की बात ये है कि इनको अभी तक हमने किसी भी वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया है। तो ये देखिए अलग अलग हैं। जैसे कपड़ा हो गया,
फूल हो गया, नदी हो गया, ये तीनों ही क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। इनको हमने कहीं पर कोई बांधा नहीं, कहीं कोई भी इसको ले जा सकता है, कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जैसे ही इसे हम वाक्य में प्रयुक्त कर रहे हैं, नीचे आइए, पद, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह शब्द पद कहलाता है। ठीक है, कैसे? अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जैसे यहां पर हमने कपड़ा लिया था, अभी तक ये शब्द था, क्यों? क्योंकि स्वतंत्र था। लेकिन जैसे ही इस शब्द को हमने वाक्य में प्रयुक्त किया, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। कैसे हो गई इसकी आइडेंटिफिकेशन? चेंज हो गई। देखिए अभी तक वो आजाद था, तो शब्दों की दुनिया में एक शब्द था, लेकिन जैसे ही हमने वाक्य में इसको प्रयोग किया, ये क्या बन गया? संज्ञा बन गया, संज्ञा पद बन गया। ये क्या बन गया? आपका संज्ञा पद बन गया। बन गया संज्ञा पद। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी आइडेंटिफिकेशन एज अ नाउन हो गई। उसी तरह फूल, आइए, फूल सुंदर है, नदी ये है, नदी तेज बहती है। तो इन सभी ने अपनी आइडेंटिफिकेशन ग्रैब करी एज अ संज्ञा पद। क्योंकि अब मान लीजिए कोई भी शब्द है, जैसे गाना है। अब गाना जब तक हम स्वतंत्र रख रहे हैं तब तक गाना है, लेकिन हम कहें कि गीतांजलि गीत गा रही, गाना गा रही है, तो अब वो जो गाना आ गया वो क्या हो जाता है? वो क्या हो गया? उसका भी एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, गा रही क्रिया हो गई और गाना हमारा क्या हो गया? वो भी एक संज्ञा पद हो गया। ठीक है, समझ में आया कि जब तक हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग नहीं करते, वो खुले रहते हैं, यानी कि स्वतंत्र रहते हैं, तब तक वो शब्द कहलाते हैं। लेकिन शब्द को हम जैसे ही वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी क्या बन जाते हैं? ये पद बन जाते हैं। कौन सा पद? अब उसको जिस हिसाब से चेंज करो उस हिसाब से बन जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम कोई भी शब्द ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला, हम यहाँ पर यहाँ बोल रहे हैं गाना। ठीक है, अब गा रही है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया, एक शब्द तो गाना हो गया, एक गा रही है, तो ये गा रही आपका क्रिया हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन अगर हम इसको गाना गाया अगर हम कर दें, सिर्फ गाया आ जाएगा, सिर्फ गाया आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो सिर्फ क्रियापद कहलाएगा। लेकिन अब यहां पर हमने इसको क्या किया? कई में बांध दिया, इसलिए ये क्या बन गया? क्रियापद बंध बन गया, क्योंकि एक साथ हमने कई पदों को ले लिया, इसलिए क्रियापद बंध। जब हम एक लेते हैं तब पद कहलाते हैं, जब एक के साथ कई चीजें बंधी होती हैं तो वो पद बंध कहलाते हैं। तो ठीक है, आपको शब्द और पद का अंतर समझ में आ गया। चलिए अब हम पदबंध की तरफ बढ़ते हैं कि पदबंध क्या होता है। आपने देखा कि जब कपड़ा, फूल और नदी का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया गया तो वो केवल शब्द थे, परंतु इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया गया तो यही शब्द अन्य शब्दों से मिलकर पद का रूप धारण कर लेते हैं। समझ में आया कि जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं तब तक शब्द, और जैसे ही उसे वाक्य में प्रयोग किया वो पद बन गए हैं। आगे आते हैं, अंग्रेजी में पदबंध को फ्रेज कहते हैं। आप लोगों ने फ्रेजेस पढ़े हैं इंग्लिश में, बहुत पहले से भाई 5th 6th से पढ़ाया जाता है फ्रेजेस, तो आई थिंक आप लोगों को फ्रेजेस पता होंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ हिंदी में क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। हमेशा ध्यान रखिए, पदबंध में क्या होता है? हम एक ही साथ कई शब्दों को आपस में, कई पदों को आपस में बांधते हैं जो एक ही कैटेगरी के होते हैं। अब एक ही कैटेगरी, मान लीजिए संज्ञा शब्द, विशेषण और संज्ञा मिलकर संज्ञा पदबंध बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? संज्ञा की वेटेज को वो वाक्य में बढ़ा रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो अपने प्रभाव को छोड़ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो समझ में नहीं आ रहा। अभी आप देखेंगे कि हम पद और पदबंध किस तरीके से बनाते हैं, अभी मैं आपको वो चीज़ भी क्लियर करूंगी। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रभावकारी बनाना है। क्यों? क्योंकि अब जब हम, मान लीजिए हमने कहा कि मैंने आम खाया, सिंपल एक है, मैंने आम खाया, तो ये सेंटेंस इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा है। हम क्या बोलेंगे? मैंने पीला रस भरा आम खाया। अब बताइए, अब वहां पर आम के साथ जब मैंने इतने सारे विशेषण जोड़ दिए तो उस वाक्य में प्रभाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना।
तो पदबंध का काम यही होता है, वाक्य में अपने प्रभाव को बढ़ा देना। पदबंध को हम वाक्यांश भी कह सकते हैं, वाक्यों का अंश। अब आप बोलोगे कि कैसे, अभी हम उदाहरण देखेंगे ना, तब आपको हम ये बताएंगे। क्योंकि पदबंध पूरा वाक्य नहीं होता, केवल वाक्य का एक भाग होता है। जैसे अब हमने आपको बताया ना, जैसे हमने बताया सीता आम खाती है, ठीक है। एक ये सीधा सिंपल सा आपको मैंने एक सेंटेंस दिया। अब इसी जगह अगर हम दूसरा सेंटेंस लेकर आ जाएं, दूसरा सेंटेंस क्या है, सीता मीठा रस भरा आम खाती है, ठीक है। अब अगर इसमें हम पदबंध देखें तो इसमें आपका पदबंध क्या है, आपको अंदाजा है? इसमें पदबंध है मीठा रस भरा आम, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पर एक साथ 3 पद बंधे हैं, मीठा रस भरा आम। तो ये 3 जब पद बन रहे हैं तो ये वाक्य का अंश ही तो है, ये पूरा वाक्य तो नहीं हो रहा है। पूरा वाक्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर हम सिर्फ यहां पर आम कहें तो ये सिंगल है, तब ये सिर्फ पद है। अगर हम सिंगल वर्ड पद को देखते हैं तो ये सिर्फ पद है, लेकिन जब हम एक साथ 3 पदों को बांध रहे हैं तो ये पदबंध कहला रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये क्या बन रहा है, वाक्य का अंश बन रहा है। पूरा वाक्य तो बन ही नहीं रहा है, बन रहा है, पूरा वाक्य नहीं बन रहा है। अब उसी तरीके से यहां पर आइए तो क्या है, हम यह भी कह सकते हैं कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये अर्थ तो दे रहे हैं, कहां पे, मीठा रस भरा आम, ये अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा। वाक्य के पूरे अर्थ को हम समझ पा रहे हैं। आप यहां से सीता मत पढ़ो, यहां से खाती है मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ो मीठा रस भरा आम, ठीक है। हम अगर इस वर्ड को देखते हैं तो ये पूरा अर्थ तो नहीं दे रहा है, ये सिर्फ वाक्य के आधे अर्थ को ही समझा रहा है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, पदबंध या वाक्यांश कहे जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्य के टुकड़े होते हैं, सिर्फ टुकड़ा होता है। किंतु ऐसे टुकड़े जो निश्चित अर्थ और क्रम में परिचायक होते हैं, पदबंध की परिभाषा और उदाहरणों से हम पदबंध को और भी स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। तो चलिए अब जरा हम इनकी परिभाषा और उदाहरण समझते हैं, तो शायद इसको हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, क्या है देखिए, पदबंध, जब 2 या 2 से अधिक शब्द पद में नियत क्रम या निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। सिंपल, समझ में आया? जब 2 या 2 से अधिक पद, हमेशा ध्यान रखना, अधिक पद नियत क्रम में, यानी कि उनका निश्चित क्रम होना। जैसे मैंने यहाँ बोला मीठा रस भरा आम, तो हम आम मीठा रस भरा नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे सीता आम मीठा रस भरा खाती है, ये उल्टा सीधा हो जाएगा। हर एक शब्द का अपना एक नियमित क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार ही अगर हम पदों को लिखते हैं तो ही वो अपने अर्थ देते हैं। अगर उस पद से, उस क्रम से हम हटा देंगे तो वो अपने सही अर्थ को बयान नहीं कर पाएंगे। तो नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं। तो अब उन्होंने क्या बोला, निश्चित पद होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अब हम यहाँ पर जैसे हमने बोला क्या कि सीता मीठा रस भरा आम खाती है, अब उसकी जगह हम ये तो नहीं बोल सकते ना सीता मीठा रस भरा साइकिल खाती है। हर चीज अपनी जगह पर निश्चित होगी, वो साइकिल चलाएगी, खाएगी तो है नहीं ना, है ना। तो वही निश्चित अर्थ होना चाहिए। उन्हें पदबंध कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं, कई पदों के योग से बनने वाले वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि एक साथ कई पद बनेंगे, वो वाक्यांश का काम करेंगे और साथ ही साथ एक पदबंध का काम करेंगे। चलिए,
कुछ उदाहरणों की सहायता से पदबंध को और सरलता से समझने का प्रयास करने से पहले आपको पदबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आप पदबंध को बिना किसी कठिनाई से सरलता से समझ पाएंगे। अब हम उदाहरण तक आए तो कुछ चीजों को जरा हम और समझ लें, तो उससे आपके लिए पदबंध समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, पदबंध एक वाक्यांश होता है, ना कि पूरा वाक्य होता है। तो कुछ चीजें अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे ये एज अ डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, क्योंकि इस बार जो आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है उसमें व्याकरण में एमसीक्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखना, किसी भी तरह का एमसीक्यू नहीं आने वाला है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको डेफिनेशन से सारी चीजें, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो याद करना है तो उससे पहले अच्छे से समझ लो, तो चीजें लर्न करने में आसानी हो जाएगी। तो पदबंध एक वाक्यांश होता है, ना कि पूरा वाक्य, यानी कि वाक्य का एक अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता। पहला पॉइंट ये है। आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि पदबंध कोई पूरा वाक्य नहीं होता। पदबंध केवल वाक्य का एक भाग होता है जो निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक होते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया, ये पूरे वाक्य नहीं होकर वाक्य के अंश होते हैं। नेक्स्ट आइए, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, जिस कारण इसे पदबंध कहा जाता है। अब एक साथ कई सारे पद आपस में बनते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि शरारती छोटा बच्चा शोर मचा रहा है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक साथ कई सारे पद बने। शरारती छोटा बच्चा, यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। शरारती छोटा बच्चा, ये तीन पद बने हैं, पद नंबर 1, पद नंबर 2 और पद नंबर 3। ये तीनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर संज्ञा पदबंध बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, संज्ञा पदबंध बना रहे हैं। तो वही चीज उन्होंने क्या बोला, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है। अब यह देखिए, 1 2 3, तीन पद आपस में मिले, फिर क्या है, जिस कारण से इसे पदबंध कहा जाता है। अब देखिए क्या, यहां समझने योग्य बात यह है कि पदबंध एक नहीं बल्कि कई पदों के मेल से बनता है। आपको पदबंध के नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि पदबंध मतलब पदों का बंधन, और ये पदों का सामूहिक व्याकरणीकरण इकाई की ओर संकेत करता है। मतलब ये सभी मिलकर व्याकरण की एक इकाई की तरफ इशारा करते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, दूसरा, अब यहां पर एक पदबंध तो हमने आपको बता दिया। अब दूसरा पदबंध देखिए क्या यहां पर दे रहा है, शोर मचा रहा है। ये कौन सा पदबंध आ रहा है, ये आपका आ रहा है क्रिया पदबंध। कौन सा आ रहा है, क्रिया पदबंध। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी आपके कितना, 1 2 3 4 क्रिया हमेशा देखना सहायक क्रियाओं के साथ संपन्न होती है। तो यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर भी 3 पद मिल रहे हैं। तो इस तरीके से वो क्या बन गया, क्रिया पदबंध। तो वही चीज उन्होंने बनाया कि आपको पदबंध के नाम से अंदाजा, मतलब पदों का बंधन, ये और ये पदों का बंधन समूह व्याकरणीकरण इकाई की ओर संकेत करता है, यानी कि ये व्याकरण की एक इकाई की तरफ इशारा करेगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं शरारती छोटा बच्चा। ठीक है, तो ये जब 3 मिले तो ये बना संज्ञा पदबंध। लेकिन अब यहां पर हम थोड़ा सा और चेंज करें तो देखिए यहां पर क्या है, शरारती छोटा। शरारती छोटा किसकी विशेषता बता रहा है, बच्चे की। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है विशेषण पदबंध। ये आपका क्या बना, विशेषण पदबंध। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 2 ही शब्द हैं। जब हम बच्चे को ले रहे हैं तब हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो आपका पूरा संज्ञा पदबंध बना। लेकिन जब हमने अंडरलाइन वर्ड बच्चा हटा दिया और सिर्फ हमने शरारती और छोटा रखा,
तो वो किसके बारे में बता रहा है? बच्चे के बारे में बता रहा है, और ये बच्चे की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्या बन जाता है? आपका विशेषण पद बन जाता है। तो हमेशा पदबंध बनने के बाद वो व्याकरण की किसी इकाई की तरफ ही संकेत करेगा, हमेशा जब भी बनेगा, क्योंकि देखिए पदों में हर पद का अपना स्थान व्याकरण की दृष्टि से होता है। किसकी दृष्टि से होता है? व्याकरण की दृष्टि से होता है। तो इसीलिए पदबंध भी जो बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उन्हें व्याकरण का ही एक पूरा स्वरूप बनाना है। नेक्स्ट आइए, पदबंध में जुड़े हुए पदों का समूह व्याकरण इकाई का रूप ले लेता है और वही इनकी पहचान होती है। तो समझ में आया कि जब ये आपस में बंधते हैं तो ये एक व्याकरण इकाई का रूप लेते हैं और यही इनकी पहचान बनती है। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और अन्य पद उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर हमने बोला शरारती छोटा बच्चा। ठीक है, अब इन 3 पदों में सिर्फ एक पद मुख्य है और वो पद हमारा क्या था? आप बता सकता है कोई? वो पद हमारा था बच्चा। ठीक है, बाकी इसके साथ बंधे हुए। अब यहां पर उदाहरण के लिए वो आपको समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है? बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। अब यहां पर जो फूल हैं वो मुख्य पद हैं और बाकी के पद जैसे रंग बिरंगे और सुंदर आश्रित पद हैं। क्योंकि देखिए अब यहां पर हमने सीधे, आपको मैं बता दूं, कोई भी उसमें मुख्य पद क्या कहलाता है? किसी भी वाक्य में मुख्य पद वो कहलाता है जिसके बारे में हम उस पूरे पद में बात कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। याद है उद्देश्य विधेय आपको मैं पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने क्या बताया कि जहां पूरे पद में, पूरे वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मुख्य पद कहलाता है। अब यहां पर आया बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। सिंपल सी एक बात है। अब इस पूरे वाक्य में आप बताओ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बगीचे के बारे में बात कर रहे हैं, रंग बिरंगे सुंदर के बारे में बात कर रहे हैं, खिल रहे के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं फूल के बारे में। यही हमारा क्या है? मुख्य पद है। ये हमारा मुख्य पद है। अब बाकी सारे पद इस पे आश्रित हैं, चाहे यहां रंग बिरंगे सुंदर फूल हो, चाहे खिल रहे हो या बगीचे में, ये सभी किस पर आश्रित हो रहे हैं? ये फूल पर आश्रित हो रहे हैं। तो अब जो कुछ भी बनेगा वो इसी से जुड़कर बनेगा। बाकी के पद जैसे रंग बिरंगे और सुंदर आश्रित पद है। अब ये रंग बिरंगे और सुंदर अगर हम इसके नीचे मार्क कर दें, सपोज हम यहां पर मार्क करें रंग बिरंगे सुंदर फूल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा हमारा हो जाता है संज्ञा पदबंध। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं संज्ञा के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? संज्ञा के बारे में, क्योंकि रंग बिरंगे सुंदर फूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो समझ में आया कि हम जब अंडरलाइन करते हैं किसी भी सेंटेंस को, जब हमारे पास पदबंध में अंडरलाइन होकर आता है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उस पदबंध में मुख्य पद क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो पद मुख्य होगा और उसका व्याकरणीकरण परिचय जो कुछ भी होगा, पूरा पदबंध वही होगा। ठीक है, चलिए नंबर 5 आते हैं। पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। किसके आधार पर आता है? मुख्य पद के। जो चीज मैंने अभी आपको बताई। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है कि यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा है तो पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसी तरह यह आखिरी पद सर्वनाम है तो पूरा पद सर्वनाम पद कहलाएगा। देखिए ये पदबंध को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका आपको बतला रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको ध्यान दीजिए, पदबंध आपके लिए एकदम हलवा जैसे नहीं होता है, उस तरीके से हो जाएगा। यहां पर इन्होंने बोला क्या? देखिए यहां पर आखिरी गलत लिखा है। क्या बोल रहे हैं यहां पर? जैसे हमने बोला जब हम अंडरलाइन कर रहे हैं कुछ पदबंधों को, अंडरलाइन आपको मिल रहा है तो उसका आखिरी पद जो होगा, चाहे संज्ञा होगा तो पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा, अगर आखिरी सर्वनाम होगा तो पूरा पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। ठीक है, और
यदि आखिरी पद क्रिया है तो पूरा पदबंध क्रिया पदबंध कहलाएगा, और यदि आखिरी पद विशेषण है तो पूरा पद विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब उदाहरण के लिए क्या बोल रहे हैं, आजकल पेड़ों पर स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। ये आपका क्या है, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका क्या आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, सेंटेंस आपका जो आ रहा है वो क्या है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसे हाईलाइट कर देती हूँ। ये हुआ, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या दिया है, सेंटेंस दिया हुआ है आपका। चलिए, अब यहां पर क्या है, यहां पर फल मुख्य पद है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जरा बताइएगा, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं पूरे सेंटेंस में। आजकल पेड़ों पर स्वादिष्ट फल लगे हैं, हम फल के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फल के बारे में बात कर रहे हैं। और पेड़ों पर स्वादिष्ट पद आश्रित पद है। बाकी क्या है, पेड़ों पर स्वादिष्ट फल, जो स्वादिष्ट है ये आपका आश्रित है। किस पर आश्रित है, फल पर आश्रित है। यह पूरा पद संज्ञा पदबंध है, क्योंकि इस पदबंध का आखिरी पद और मुख्य पद फल है, जो कि संज्ञा है। अब अगर मान लीजिए आपके पास अंडरलाइन लगकर आता है, क्या लगकर आएगा, यहां पर दिया हुआ है आखिरी पद, यहां पर क्या है, यह पूरा पद संज्ञा पदबंध है। जैसे पेड़ों पर स्वादिष्ट, अब यहां पर अंडरलाइन वर्ड आ रहा है आपका पेड़ों पर स्वादिष्ट फल। ठीक है, आखिरी पद आपका क्या आ रहा है, फल आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा पदबंध जो अंडरलाइन है, जबकि स्वादिष्ट इसमें देखो क्या है, विशेषण है। स्वादिष्ट क्या है, विशेषण है। पेड़ जरूर संज्ञा है, लेकिन स्वादिष्ट क्या आ रहा है, स्वादिष्ट विशेषण है। फिर आप बोलोगे कि मैम इसमें सारे पद तो संज्ञा है ही नहीं, इसमें विशेषण है। मैंने क्या बोला था कि पदबंध में हम प्रमुख रूप से जिस पद के बारे में बात करते हैं और अंडरलाइन वर्ड अगर उसी के अंदर आ रहा है, तो वो पूरा पदबंध आपका क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, कई चीजें। अब इसको थोड़ा क्लियरिटी के साथ समझेंगे जब हम यहाँ पर आगे करेंगे इनके उदाहरण। चलिए देखिए क्या है, कुछ उदाहरणों की सहायता से पदबंध को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जरा कुछ उदाहरण है, हम इनको उदाहरण देखते हैं ना, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। इन 4 वाक्यों में रेखांकित शब्द पदबंध है। अब ठीक है, अब चलिए, अब यहां पर आपके पास में कोई भी चीज रेखांकित नहीं है, मैंने जानकर रेखांकित नहीं किया। क्यों, क्योंकि इसी से हम आपको कई चीजें समझाने वाले हैं। चलिए देखें, यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले वाक्य में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। ठीक है, यही है, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया, यही पूरा सेंटेंस है। में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला था, मैं एक साथ आपको कई चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। अब जहां पर आ रहा है सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, ये आपका अंडरलाइन वर्ड है। इस पूरे सेंटेंस में आपका अंडरलाइन वर्ड क्या है, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हम इस पूरे सेंटेंस में मुख्य पद क्या है, पहले बताओ। हम पदबंध को हटा दो, पूरे सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पूरे सेंटेंस में बात कर रहे हैं घोड़े के बारे में। तो घोड़ा हमारा मुख्य पद है और बाकी सबसे तेज दौड़ने वाला उस पर आश्रित है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना, मुख्य पद को निकालकर बाहर कर लेना। अब आपने मुख्य पद निकाल लिया, अब आ जाते हैं हम अंडरलाइन वर्ड पे। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड क्या है, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। अब इस अंडरलाइन वर्ड में सबसे मुख्य पद क्या है, अब इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला या घोड़ा। मुख्य क्या है, मुख्य घोड़ा ही है। और आप क्या देख रहे हो, घोड़ा तक अंडरलाइन है। और घोड़ा शब्द क्या होता है, अब इतना तो आपको पता ही होगा कि घोड़ा शब्द क्या है। घोड़ा शब्द जो होता है वो आपका क्या है, संज्ञा पद।
ठीक है। हम अगर यहां पर बात करें तो घोड़ा हमारा क्या है, संज्ञा पद। अब आप बोल रही हो कि भाई मैम हम तो पदबंध के बारे में बात कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि जब सिर्फ एक पद के बारे में हम बात करते हैं तो वो पद होता है, लेकिन उसके साथ हम कई सारे पदों की जब बारे में बात करते हैं तब वो क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। ठीक है। अब अगर हम सिर्फ घोड़े की बात करें तो वो संज्ञा पद है, लेकिन जब हम यहां पर आ रहे हैं, आप यहां देख रहे हैं सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, तब हम इसकी जब पूरी बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, संज्ञा पद बंध। वो कैसे, क्योंकि इसके साथ 5 पद जुड़े हैं। अब कैसे 5 पद जुड़े हैं जरा हम देख लें। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, सबसे जो आ रहा है वो पहला पद है, दूसरा तेज है, तीसरा दौड़ना है, चौथा वाला है, पांचवा घोड़ा है। अब यहां पर 5 पद बंधे हुए हैं, लेकिन इशारा सिर्फ एक के बारे में हो रहा है और वो है घोड़ा। ठीक है। चलिए अभी इसका हम बहुत आसान तरीका बताएंगे जहां पर आप सब कुछ फटाफट कर लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, रमेश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। दूसरे वाक्य में रमेश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है के अत्यंत सुशील और परिश्रमी में 4 पद हैं, किंतु वे भी मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। कैसे, देखिए यहां पर क्या है, अत्यंत सुशील और परिश्रमी। ठीक है, ये अंडरलाइन वर्ड है। क्या है ये, अंडरलाइन वर्ड है। अब पूरे सेंटेंस में मुख्य पद क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है रमेश, लेकिन रमेश तो अंडरलाइन है ही नहीं। रमेश अंडरलाइन है नहीं है, हमें अंडरलाइन पदबंध को निकालना है। अब क्या करें भाई, मुख्य पद था तो हमने तो जोड़ दिया कि भाई वो संज्ञा था, लेकिन यहां पर क्या है, मुख्य पद को हमने अंडरलाइन वर्ड से ही हटा दिया। चलिए हटा दिया तो कोई परेशानी नहीं। अब आप ये देखो कि अत्यंत सुशील और परिश्रमी, यहां पर सुशील और परिश्रमी जो मेन पदबंध है। अब जो अंडरलाइन होता है ना, अंडरलाइन में आप अगर मुख्य पद निकालोगे तो क्या होगा, सुशील और परिश्रमी। अब सुशील परिश्रमी क्या है, ये शब्द व्याकरण के आधार पर क्या बनते हैं, व्याकरण के आधार पर ये बनते हैं आपके क्या, विशेषण पद। अब अगर हम अंडरलाइन पदों की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आपका आखिरी पद है परिश्रमी, ये क्या है, ये एक संज्ञा पद है। ये क्या है आपका, संज्ञा पद है। अब संज्ञा पद क्यों है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ परिश्रमी की बात कर रहे हैं, हम सिंगल एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, परिश्रमी की बात कर रहे हैं, हम आखिरी वाले वर्ड पे आ रहे हैं। यहां पे भी हमने आखिरी वर्ड घोड़े के बारे में ही बताया था, वो आपका संज्ञा पद था। उसी तरीके से जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आखिरी वर्ड हमारा क्या है, परिश्रमी। सॉरी, तो परिश्रमी आपका यहां पर क्या आ रहा है, एक मिनट, ये तो विशेषण है, मैंने संज्ञा बता दिया, सॉरी, ये क्या है, विशेषण है। ये क्या है, विशेषण पद है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये शब्द रमेश की विशेषता को बतला रहे हैं। अब जब आखिरी वर्ड आपका विशेषण है तो आप मान लो कि ये पूरा का पूरा पदबंध जिसके अंदर 1 2 3 4 पद जो आ रहे हैं ये सभी परिश्रमी के साथ बंधे हुए हैं। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, पूरे के पूरे आपके बन जाएंगे ये विशेषण पदबंध। क्या बन जाएंगे, विशेषण पदबंध। क्यों, क्योंकि यहां पर हम अगर आखिरी, हमेशा ध्यान रखना, जो भी अंडरलाइन वर्ड है पदबंध में, जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका आखिरी वर्ड जो कुछ भी होगा पूरा पदबंध वही होगा। यहां पर घोड़ा संज्ञा था इसलिए पूरा पदबंध आपका संज्ञा पदबंध बना। उसी तरीके से यहां पर परिश्रमी आपका विशेषण था तो पूरा पदबंध आपका विशेषण पदबंध बन गया। ठीक है, चलिए आगे भी और उदाहरण है। यहां पे आइए, झरना बहता चला जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो है अंडरलाइन वर्ड क्या है, यहां पर अंडरलाइन वर्ड है बहता चला जा रहा है। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड जो पदबंध है, जो अंडरलाइन है वो क्या है, बहता चला जा रहा है। अब क्या, अब यहां पर आखिरी वर्ड क्या आ रहा है,
है मतलब होना, होना मतलब क्या, क्रिया। अच्छा, क्रिया कभी भी सिंगल नहीं लगती, क्रिया हमेशा क्या रहती है, वो सहायक क्रिया के साथ रहती है। क्रिया हमेशा क्या रहती है, सहायक क्रियाओं के साथ ही रहती है। तो जैसे आपने यहां बोला झरना बहता चला जा रहा है, इसका आखिरी पद जो अंडरलाइन है वो आपका क्या है कौन सी धातु होती है, होना। तो ये आपका क्या है, क्रियापद। एक को अगर हम लेंगे तो ये क्या बनेगा, क्रियापद। अब आखिरी वर्ड अगर आपका क्रिया है तो उससे बंधे हुए सारे पद आपके क्या कहलाएंगे, क्रियापद बंध। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, क्रियापद बंध। समझ गए। तीसरे वाक्य में झरना बहता चला जा रहा है कि बहता चला जा रहा में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं। 5 पद क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, लेकिन ये इनको अंडरलाइन करने की वजह से ये सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, बहता चला जा रहा है, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यहां पर अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नदी कलकल करती हुई बह रही है, ठीक है, कलकल करती हुई बह रही थी। चौथे वाक्य में नदी कलकल करते हुए बह रही थी कि कलकल करती हुई, अब यहां पर क्या है, कलकल करती हुई, अंडरलाइन क्या है, कलकल करती हुई। ओके, ये वर्ड है। अब यहां पर हम पूरे वाक्य में, अगर हम पूरे वाक्य का मुख्य पद देखें तो वो है नदी। क्या है, नदी, क्योंकि हम नदी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन नदी वर्ड तो अंडरलाइन है ही नहीं, है नहीं है। तो अंडरलाइन क्या है, कलकल करती हुई। तो अब हमें ध्यान देना है कि अंडरलाइन करा हुआ जो वर्ड है वो है क्या। सबसे पहले तो अगर आप करेंगे, देखेंगे करती हुई, तो करती हुई जो है ये क्रिया आ रही है, लेकिन ये पूरे सेंटेंस की मुख्य क्रिया तो है ही नहीं, क्योंकि मुख्य क्रिया है बह रही। मुख्य क्रिया क्या है, बह रही। अब मुख्य क्रिया के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो क्या होता है, आपका क्रिया विशेषण। क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। तो अब यहां पर जो बह रही है उसकी विशेषता क्या है कि वो कलकल करती हुई बह रही है। तो सीधे सीधे ये हमारा क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण। क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अब ये देखिए यहां पर समझ में आया, कलकल करते हुए में 3 पद हैं। 3 पद कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, किंतु वे सभी मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। क्योंकि क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि वो बह रही है। कैसे बह रही है, कलकल करती हुई बह रही है। ठीक है, कैसे बह रही है, कलकल करती हुई। तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण। अब आप बोलोगे आखिरी वर्ड कलकल करती हुई जो है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, पहले जो क्रिया हो रही है, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया घटती है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो करती हुई पूर्वकालिक क्रिया है और उसके बारे में है कि वो कलकल करती हुई। तो सीधे सीधे ये आपका पूरा का पूरा पदबंध क्या कहला रहा है, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक हो गया। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको 4 चीजें समझाई हैं, लेकिन अभी इनके बारे में डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तो हमने खाली इनिशियल चीजों को स्टार्ट ही किया है। पदबंध को और सरलता से समझने के लिए आइए पदबंध के भेदों के बारे में जानते। बहुत जरूरी है कि पदबंध के भेद समझिए। पदबंध के भेदों के ज्ञान से आपको अपनी परीक्षा में पदबंध को पहचानने में अत्यंत आसानी हो जाएगी। तो चलिए पदबंध के भेदों के बारे में उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक जानते हैं। अभी हमने आपको सिर्फ जो है पदबंध समझाया क्या होता है, अब हम जानने वाले हैं कि पदबंध के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो पदबंध के भेद होते हैं कितने, 5। ठीक है, वाक्य में मुख्य रूप से 5 प्रकार के पदबंध होते हैं, जिनमें पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये 5 होते हैं। अब इन 5 को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डिटेलिंग में।
देखिए सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है संज्ञा पद बंध। तो संज्ञा क्या होती है, जैसे हम संज्ञा के बारे में बात करें, पदबंध तो छोड़ दो, पहले संज्ञा के बारे में बात करो। अगर हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे तो संज्ञा के बारे में आपको क्या पता है, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर संज्ञा के भेद, ये मेन चीज अब जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, और संज्ञा को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसमें जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो भेद और उपभेद मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, अब जब आपको संज्ञा समझ में आ गई है तो संज्ञा पदबंध को ढूंढना या बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, वह पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है संज्ञा पदबंध कहलाता है, पूरे वाक्य में संज्ञा का जो कार्य करेगा। दूसरे अथवा सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि पदबंध का अंतिम अथवा मुख्य पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। देखिए एक चीज ये होती है कि पूरे वाक्य का मुख्य पद होता है, एक होती है आपको जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मुख्य पद क्या होता है। तो यहाँ पर वही चीज है, आपको पूरे वाक्य का मुख्य पद क्या होता है, जो उद्देश्य होता है, यानी कि हम पूरे वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो उद्देश्य होता है। अब जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें भी आपको खोजना है कि उसमें मुख्य पद क्या होता है। ठीक है, अब उदाहरण के साथ समझना। अब उन्होंने एक चीज और कही है, जरा इसको आप समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक के साथ आपको अप्लाई करना है तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। जैसे यहाँ दिया है कि पदबंध का, यहां पर इन्होंने क्या बोला, पदबंध का अंतिम, क्या दिया, पदबंध का अंतिम अथवा मुख्य पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, तो ये जरा थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना, आपको 2 मिनट में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अंतिम पद पे आपको मेन खास तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर दिया है 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा पाए, 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा पाए। अंडरलाइन वर्ड क्या है, क्या है अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड है 2 ताकतवर आदमी। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अंडरलाइन वर्ड में आपका 2 शब्द विशेषण है और 1 शब्द संज्ञा है। ठीक है, जैसे यहां पर अब देखो, यहां पर क्या, अब मोस्टली यही होता है कि जब हम अंडरलाइन करते हैं, मेरे कुछ वीडियोस में कमेंट आया है कि मैम ये चीज कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें आधे शब्द तो विशेषण है और आधे संज्ञा है। ठीक है, ये एक बड़ा आप लोगों को वो लगता है, तो अब आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो 2 शब्द है, जो आपका पहला पद है वो आपका क्या है, संख्यावाची विशेषण, क्या है, संख्यावाची विशेषण। दूसरा है ताकतवर, अब ताकतवर आपका क्या है, ये है गुणवाची विशेषण। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आदमी है, ये आदमी क्या है, ये है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये 3 पद आपस में बंधे थे और तीनों ही मैंने आपको बता दिए कि ये क्या थे। ठीक है, ध्यान से देखो, पहला 2 क्या है, वो आदमी की संख्या को बता रहा है, तो वो क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण। ताकतवर क्या है, वो आदमी के गुण को बता रहा है, इसलिए वो गुणवाची विशेषण हो गया। आदमी क्या है, वो पूरी आदमी कम्युनिटी की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप बोलोगे कि मैम यहां पर जो अंडरलाइन है वो 2 तो विशेषण है पर 1 संज्ञा है। अब इस कंडीशन में हम किस पर मार्क करेंगे कि ये आपका संज्ञा पदबंध है कि विशेषण पदबंध है, क्योंकि अगर हम इन पदबंध के वेटेज पे जाएं तो विशेषण 2 पद है और संज्ञा सिर्फ 1 है, तो अगर हम वेटेज के हिसाब से जाएंगे तो हम विशेषण पदबंध लगा देंगे, लेकिन ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप अगर ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान देना
कि इस अंडरलाइन वर्ड में मुख्य पद क्या है। मुख्य पद क्या है? दो ताकतवर आदमी। हम किसके बारे में बात करें? हम दो के बारे में बात करें, हम ताकतवर के बारे में बात करें कि हम आदमी के बारे में बात करें? तो इस अंडरलाइन वर्ड में हम जो मेन रूप से बात कर रहे हैं वो है आपका क्या? आदमी। क्या है वो? आदमी। आदमी अगर संज्ञा है तो मुख्य पद क्या है? संज्ञा है। तो इस तरीके से ये दो विशेषण होने के बावजूद आपका बनता क्या है? संज्ञा पदबंध। ठीक है, तो इतना अगर आपको दिमाग नहीं लगाना, जाहिर सी बात है कि बोर्ड एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना सब खोजें खाजें और बैठें करें। तो इसका सबसे आसान सा ट्रिक बताती हूँ। आसान सी ट्रिक क्या है? इसकी सबसे आसान सी ट्रिक है कि जो भी अंडरलाइन वर्ड आ रहा है उसका आखिरी पद देखना कि क्या है। आखिरी पद अगर संज्ञा है तो पूरा पदबंध संज्ञा, आखिरी पद विशेषण है तो पूरा पदबंध विशेषण, अगर आखिरी पद क्रिया है तो पूरा पदबंध क्रिया, अगर आखिरी पदबंध सर्वनाम है तो पूरा पदबंध सर्वनाम। ये ध्यान रखना। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जो पदबंध आपके लिए बहुत आसान बनाता है। अब चलो, जो मैंने बोल तो दिया लेकिन इसको चेक करना तो बहुत जरूरी है कि कैसे चेक करें कि जो मैम बोल रही है वो एकदम सही है। तो उस कंडीशन में आप देखो यहाँ पर, चलिए, मेहनती छात्र, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? मेहनती छात्र। छात्र संज्ञा है और उसकी क्वालिटी क्या है? विशेषण। उसकी क्वालिटी क्या है? विशेषण है। तो अब यहाँ पर आखिरी वर्ड आ रहा है छात्र, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा? पूरा छात्र क्या है? संज्ञा है, तो पूरा पदबंध आपका संज्ञा पदबंध होगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं दशरथ पुत्र राम। दशरथ संज्ञा, पुत्र संज्ञा, राम संज्ञा। तो यहाँ तो तीनों ही संज्ञा है तो संज्ञा ही बनेगा, जबकि राम की विशेषता बता रहा है कि वो दशरथ के पुत्र हैं। ठीक है, यहां पर दशरथ और पुत्र संज्ञा होते हुए भी विशेषण का काम कर रहे हैं। अगर दशरथ इंडिविजुअल देखें, पुत्र इंडिविजुअल देखें तो ये संज्ञा होते हैं, लेकिन इस वाक्य में दशरथ और पुत्र जो हैं वो राम की विशेषता को बतला रहे हैं। तो यहां पर ये संज्ञा नहीं, विशेषण के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? संज्ञा। क्यों संज्ञा पदबंध? क्यों? क्योंकि राम अपने आप में संज्ञा शब्द है, तो पूरा पदबंध आपका क्या बन जाता है? संज्ञा पदबंध। फिर आते हैं आसमान में उड़ता गुब्बारा। आसमान संज्ञा है, उड़ता क्रिया है, गुब्बारा संज्ञा है। अब तीन अलग अलग चीजें आई। ठीक है ना, तो अब हम क्या करें? अंडरलाइन वर्ड में आखिरी वर्ड क्या है? गुब्बारा। आखिरी वर्ड क्या है? गुब्बारा। तो गुब्बारा अगर आखिरी वर्ड है, वो संज्ञा है, तो पूरा का पूरा पदबंध आपका क्या बन जाता है? संज्ञा पदबंध। समझ में आया? आसान ट्रिक सी मैंने बताई है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द पद संज्ञा पदबंध है क्योंकि ये सभी पद मिलकर संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं। तो दो ताकतवर जो हैं आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं, मेहनती छात्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, दशरथ पुत्र राम की तरफ इशारा कर रहे हैं, आसमान में उड़ता गुब्बारा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा क्या है? संज्ञा पदबंध। अब एक चीज और आपको सिखानी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है जहां पर आपको फ्रेजेस बनाने पड़े, ठीक है, यानी कि आपको जो है एक शब्द दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका फ्रेज बनाइए। मान लीजिए कि एक संज्ञा शब्द दे दिया, अब उसको अगर आपसे बोला जाए कि पदबंध बनाइए, तो अब संज्ञा शब्दों का पदबंध कैसे बनता है? अब मैं हर एक उसके साथ आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, अब अभी हम संज्ञा पदबंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर संज्ञा पद का अगर संज्ञा पदबंध बनाना हो तो उसमें जाहिर सी बात है कि कुछ शब्दों को हमें जोड़ना पड़ेगा, और हमेशा क्या शब्द जुड़ेंगे? संज्ञा पदों को पदबंध बनाने के लिए हमेशा विशेषण पदों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैसे? चलिए ये भी सिखाती हूं मैं आपको। संज्ञा पद को संज्ञा पदबंध बनाने का कार्य विशेषण पद या पदों द्वारा किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि भाई एक ही संज्ञा शब्द होता है, उसके साथ अगर हम एनलार्जमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, है कि नहीं? जैसे यहां दिया मीरा अध्यापिका है। अंडरलाइन वर्ड क्या है? अंडरलाइन वर्ड क्या है? अध्यापिका। अब ये है एक संज्ञा पद,
ये क्या है, संज्ञा पद। इधर आप जो देख रहे हैं संज्ञा पद है, इधर संज्ञा पद बन आएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो मीरा अध्यापिका है, सिंगल एक वर्ड अध्यापिका है, तो इसलिए ये पद होगा, पदबंध होगा ही नहीं। पदबंध किस कंडीशन में होता है, जब एक साथ कई सारे पद बंधे हो, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक पद है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। अब अगर इससे आपको बोला जाए कि अध्यापिका शब्द जो है ये संज्ञा पद है, इसको संज्ञा पदबंध में कन्वर्ट कीजिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अध्यापिका एक संज्ञा शब्द है, इसके साथ कुछ विशेषण लगाकर आप उसका संज्ञा पदबंध बना देंगे। कैसे, देखिए क्या है, मीरा हिंदी की अध्यापिका है, ठीक है, या मीरा बहुत अच्छी अध्यापिका है, कुछ भी लिख जोड़ दो। अध्यापिका के साथ आपको विशेषण शब्दों को जोड़ना है। हिंदी एक विषय का नाम होता है, लेकिन अपने आप में वो संज्ञा होता है। अगर हिंदी इंडिविजुअल हम देखें तो वो अपने आप में चूंकि एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए वो संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर जब हम हिंदी की अध्यापिका के साथ जोड़ रहे हैं तो वो विशेषण बन जाता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है कि अक्सर जो है कुछ शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी पोजीशन की वजह से अपने व्याकरण परिचय को बदल देते हैं। तो यहां पर हिंदी की लगाने से ये क्या बन गया, पदबंध। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने एक, यहां पर हमने दो पद बना दिए, एक और दो, तो इसलिए ये जुड़कर आपके क्या हो गए, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, लड़कियां चली गईं। लड़कियां चली गईं, अंडरलाइन वर्ड है एक पद, वो है लड़कियां। अब इसका अगर पदबंध बनाना हो तो लड़कियां के आगे आपको क्या करने होंगे, कुछ सारे विशेषण जोड़ दो, संज्ञा पदबंध बन जाएगा। जैसे यहां दिया, नृत्य करने वाली लड़कियां चली गईं, ठीक है, यहां पर नृत्य करने वाली, अब यहां पर 1 2 3 और 4 पद आपस में हो गए, संज्ञा पदबंध बन गया। तो हमेशा संज्ञा पद को अगर संज्ञा पदबंध में कन्वर्ट करना है तो उसके आगे विशेषण पदों को जोड़ दीजिए, वो बन जाएंगे। मुझे ट्रेन से जाना है, अंडरलाइन वर्ड है ट्रेन, ट्रेन एक संज्ञा पद है, ठीक है। अब मुझे रात को जाने वाली ट्रेन से जाना है, मुझे सुबह जाने वाली ट्रेन से जाना है, कुछ भी कर दो। जहां पर देखा, मुझे मुंबई वाली ट्रेन से जाना है, ठीक है। मुंबई वैसे तो अपने आप में क्या आ रहा है, संज्ञा पद है, लेकिन यहां पर हम जब ट्रेन के साथ मुंबई लगा रहे हैं तो वो विशेषण का काम कर रहा है। इंडिविजुअल मुंबई जो है वो संज्ञा होगा, लेकिन मुंबई वाली ट्रेन अगर आपस में देखें तो ये ट्रेन की विशेषता है कि वो मुंबई जाने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर आपने देखा, यहां पर हमने 3 पद लगा दिए, तो ये पदबंध बन गया। मैंने किताबें बच्चों को दे दी, ठीक है। अब यहां पर अंडरलाइन वर्ड है किताबें, सिर्फ एक पद है, संज्ञा है। अब इसे पदबंध बनाना हो तो क्या होगा, मैंने कहानी की किताबें बच्चों को दे दी, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ्स की किताबें बच्चों को दे दी, ठीक है, आप देख सकते हो। मैंने कार्टून की किताबें बच्चों को दे दी। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि हमने यहाँ पर किताबों के साथ इतने सारे विशेषण लगा दिए, तो वो आपके बन जाते हैं क्या, विशेषण। अब यहाँ पर मैंने अपनी किताबें बच्चों को दे दी, यहाँ पर किताबों की विशेषता है कि वो अपनी है, यानी कि मेरी है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा विशेषण। तो उसके साथ मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये बन गया आपका संज्ञा पदबंध। पक्षी देर तक उड़ते रहे, क्या है, पक्षी देर तक उड़ते रहे, अंडरलाइन वर्ड है पक्षी। पक्षी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा है, एक पद है, जातिवाचक संज्ञा। अब इसी को मतलब बोले रंग बिरंगे पक्षी देर तक उड़ते रहे। रंग बिरंगे क्या है, रंग बिरंगे तो भाई क्या हुआ, रंग बिरंगे तो पक्षी की विशेषता बतला रहे हैं, तो वो विशेषण शब्द हुआ, लेकिन पक्षी के साथ जुड़े होने से ये क्या बन गया, आपका संज्ञा पदबंध। तो यहां पर आपका 1 2 और 3 पद हुए। अब आपको मैं एक चीज ध्यान से बताती हूँ, संज्ञा पदबंध को आप कैसे देख रहे हो, लास्ट वाले वर्ड देखो, अध्यापिका, लड़कियां, ट्रेन, किताबें, पक्षी। अंडरलाइन वर्ड में जितने भी लास्ट वर्ड आप देखोगे वो सभी संज्ञा हैं, तो उससे जुड़े हुए जितने शब्द होंगे, चाहे वो सर्वनाम हो, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये संज्ञा है, ये करने वाली क्रिया है, तो कुछ भी हो वो आपका पूरा का पूरा क्या जुड़कर आ जाता है, सीधे सीधे
संज्ञा पदबंध में ही आ जाता है, उसके पहले कुछ भी लगाओ। आखिरी वर्ड आपको देखना है क्या, आखिरी वर्ड संज्ञा है तो वो पूरा का पूरा संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए तो यहां पर मैंने आपको संज्ञा पदबंध बता दिया। अब हम बढ़ते हैं सर्वनाम पदबंध की तरफ। सर्वनाम पदबंध क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। जैसे मैंने अभी बताया आपको संज्ञा क्या होती है, तो सर्वनाम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना, तभी तो सर्वनाम पदबंध ढूंढोगे, है कि नहीं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सभी सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। तो क्या हुआ, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम रख सकते हैं वे सभी आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ये एक चीज आपको पता हो गई। अब इसी के आधार पर हमें सारे सर्वनाम पदबंध देखने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या दिया है, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करें सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। तो पूरा आप सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस में आपको सर्वनाम खोजना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। पहला उदाहरण है, हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं। सेंटेंस ये है, अंडरलाइन वर्ड है देश के नेताओं में कुछ। ठीक है, अब यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है सिंपल आपको देखना है कि लास्ट वर्ड क्या है। मैंने हमेशा बोला कोई भी आपको अगर लास्ट वर्ड देखना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ शब्द जो है ये अंडरलाइन है। अंडरलाइन आखिरी वर्ड कौन सा अंडरलाइन है, कुछ। अब कुछ शब्द क्या होता है, कुछ शब्द तो जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो सीधे सीधे वो क्या हो गया, पूरा पदबंध आपका सर्वनाम पदबंध हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। शरारत करने वाले छात्रों में कुछ पकड़े गए। अब कुछ क्या है, अब कुछ छात्र ही तो पकड़े जाएंगे, कुछ की जगह क्या होगा, छात्र ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी कुछ आपका सर्वनाम है, तो सीधे सीधे ये आपका क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। अब लोगों में से कोई, कोई क्या हो सकता है, कोई अगर हम हटा दें तो इसकी जगह कोई संज्ञा शब्द आ सकता है, स्त्री आ सकती है, पुरुष आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर कोई शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो सीधे सीधे आपका क्या चला गया, ये सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट होते हैं, आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा। आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा, तो कौन की जगह आपके अपनों में से पिता आपका साथ देंगे, आपके अपनों में से माता आपका साथ देंगी, आपके अपनों में से पत्नी आपका साथ देंगी। तो जब भी हम कौन की जगह कोई शब्द लगा रहे हैं तो वो शब्द क्या आ रहा है, वो शब्द आपका संज्ञा आ रहा है, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया आपका संज्ञा पदबंध, सॉरी सर्वनाम पदबंध। तो ये इस तरीके से आपने देखा। हमेशा आपको जो मेन ध्यान देना है वो आपको देखना है कि पदबंध में जब भी रेखांकित शब्द आखिरी में, तो यहाँ पर आप रेखांकित शब्द जो भी आप आखिरी देख रहे हो ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम शब्द जब भी अंडरलाइन होंगे हमेशा ध्यान रखना उससे पहले कुछ भी जुड़ा हो, आप उसके पहले कुछ भी हो लेकिन आखिरी वर्ड अगर सर्वनाम है तो वो पूरा पदबंध आपका सर्वनाम पदबंध कहलाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम पदबंध है क्योंकि वे क्रमशः कुछ, कोई और कौन इन सर्वनाम शब्दों से संबद्ध हैं। ठीक है, तो चाहे अब यहाँ इसके पहले आप देख लीजिए, देश है, नेताओं है, ये संज्ञा है, छात्रों संज्ञा है, लोगों संज्ञा है, अपनों तो यहाँ पे चलो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जब आखिरी वर्ड हमारा सर्वनाम आने की वजह से पहले में कोई भी पद जुड़ा हो, कोई भी व्याकरण का पद जुड़ा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें आखिरी वर्ड्स पर ध्यान देना है कि अगर वो सर्वनाम है तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देखेंगे जैसे भी हमने देखा था कि संज्ञा पदबंध की तरह सर्वनाम पदबंध पद को भी सर्वनाम पदबंध बनाने का कार्य विशेषण पद या पदबंधों द्वारा किया जाता है। जिस तरीके से एक संज्ञा शब्द को अगर हमें पदबंध बनाना है ना, एक पद को पदबंध बनाना है तो उसमें हमें विशेषण जोड़ना था, तो उसी तरीके से सर्वनाम में भी अगर उनके हमें पदबंध बनाने हैं तो विशेषण पद या पदबंधों को जोड़ना पड़ता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले देखो रेखांकित पद जो है वो सर्वनाम है। जैसे यहाँ है, तुम आज चुप क्यों हो, अंडरलाइन वर्ड तुम क्या हो गया,
सर्वनाम हो गया। दूसरा आइए, मैं असफल नहीं हो सकता, मैं शब्द क्या है, ये भी सर्वनाम है। नेक्स्ट है, हमने बहुत सी अच्छी बातें सीखी, यहाँ पर हमने शब्द जो है ये भी क्या है, सर्वनाम है। तो जितने भी अंडरलाइन वर्ड थे यहाँ पर क्या थे, वो सभी सर्वनाम है। अब अगर मान लीजिए तुम, मैं और हमने को हमें पदबंध बनाना है, क्योंकि ये अभी सिर्फ पद है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल है। अगर हमें इन्हें पदबंध बनाना है तो इनके साथ हमें बहुत सारे पदों को जोड़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 या 3 पद तो और जोड़ने पड़ेंगे, तभी ये पदबंध बनेगा। तो अब इनको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए, अगर तुम आज चुपचाप क्यों हो, तो हम क्या बोलेंगे, बहुत बोलने वाले तुम आज चुपचाप क्यों हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, आखिरी शब्द आपका तुम ही आ रहा है, उसके पहले हमने तुम के लिए जो ये 3 जोड़े, बहुत बोलने वाले, ये तुम की विशेषता को बतला रहा है। क्या बतला रहा है, तुम की विशेषता को बतला रहा है। नेक्स्ट आते हैं, मैं असफल नहीं हो सकता, क्या है, मैं असफल नहीं हो सकता। तो मैं शब्द जो है ये सिंगल है, तो ये पद है। अब अगर हमें इसे का पदबंध बनाना है तो मैं के साथ कई सारे विशेषण जोड़ने पड़ेंगे। वहां पर हमने देखिए क्या, लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं के साथ हमने क्या विशेषता जोड़ी कि मैं जो हूं लगन से काम करने वाला हूं। तो ये जितने भी पद जोड़े, ये सभी क्या है, मैं की विशेषता को बतला रहे हैं, विशेषण पदबंध है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखी। हमने शब्द सिंगल है तो वो पद है। अब इसी को अगर हमें पदबंध बनाना हो, यानी कि एक्सटेंड करना हो इसे, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ विशेषण जोड़ देंगे हमने के साथ। तो हमने क्या बोला, मेले में घूमते हुए हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखी। तो अब हमने जो है, हमने की क्या विशेषता थी कि हम मेले में घूमते हुए थे। वैसे मेले शब्द संज्ञा है, घूमते हुए आपकी क्रिया है, मगर चूंकि ये हमने के साथ जुड़ी है तो हमने की विशेषता क्या हुई, मेले में घूमते हुए हमने। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि हमेशा इनके साथ कुछ विशेषण पदों को लगा दीजिए, सर्वनाम पद का सर्वनाम पदबंध बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास ये भी आ जाए, जैसे इंग्लिश में आता है कि भाई नाउन फ्रेज बनाइए, आप प्रोनाउन फ्रेज बनाइए, एडवर्ब फ्रेज बनाइए। तो इस तरीके से हिंदी में भी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस बार आपके एमसीक्यूज खत्म कर दिए गए हैं, है ना, तो अब क्या आएंगे आपके पास, अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आपको एक सेंटेंस दे दिया, जैसे मान लो सपोज यहाँ दे दिया, मैं असफल नहीं हो सकता, इसमें अंडरलाइन शब्द कर दिया, अब यहाँ पर इन्होंने लिख दिया मैं असफल नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन दे दिया गया कि इस सेंटेंस से आप सर्वनाम पदबंध बनाइए। तो आपको वो सर्वनाम पदबंध बनाना आना चाहिए ना। तो वही चीजें मैं यहाँ आपको साथ साथ पहचानना और एक पद से पदबंध बनाना, ये सारी चीजें सिखाते हुए चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं तीसरा, विशेषण पदबंध। अभी तक हमने सीखा संज्ञा, दूसरा सीखा सर्वनाम, और अब हम आ गए तीसरे पदबंध यानी कि विशेषण पे। सेम भाई, जो पदबंध वाक्य में विशेषण पदों के संबंध से बनते हैं, विशेषण पद जो आपस में मिले हों, वो विशेषण पदबंध का काम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। वह पद जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, विशेषण पदबंध कहलाता है। अब देखिए, आप में से मैंने कई बार देखा है, एक चीज का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो हमेशा आपको अगर सही विशेषण शब्दों को ढूंढना है तो हमेशा ये देखना कि वो विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतला रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला रहे हैं या क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। अगर कोई भी शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहा है तो वो हमेशा क्रिया विशेषण में रहेगा, वो विशेषण में नहीं आता है। तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन आप दूर कर लेना। अब विशेषण हमें क्लियर हो गया, क्या है, वह पदबंध जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, विशेषण पदबंध कहलाता है। दूसरे अथवा सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पदबंध का मुख्य अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाएगा। फिर वही बात उन्होंने बोली, क्या, अंतिम पद देखना।
जो अंडरलाइंड अंतिम पद है वो क्या है, सबसे पहले देखना कि वो क्या है। अगर वो आपका विशेषण है तो पूरा पदबंध आपका विशेषण पदबंध कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से पर्टिकुलर समझाऊंगी, क्योंकि आप लोगों में एक कंफ्यूजन बहुत अच्छा सा है। मैंने एक शायद लास्ट टर्म में एक वो कराया था, शॉर्ट कराया था, तो वो शॉर्ट पे मेरे पास बड़े कमेंट्स आए कि मैम आपने गलत कराया है। ठीक है, तो अब उसी को वो कंफ्यूजन में क्लियर करती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। क्या है? वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है बहुत सुंदर। अगर ये बहुत सुंदर है तो बहुत और सुंदर ये दोनों ही आपके क्या आते हैं? विशेषण आते हैं। अब दो हैं इसलिए ये क्या हो जाएंगे? आपके विशेषण पदबंध हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज, ठीक है, अब यहां पर अभी तो यहां पर जो अंडरलाइन दिया है वो तो दिया है, इसलिए सपोज अगर हम यहां पर बोल दें बहुत सुंदर कविता, हमने अंडरलाइन एक्सटेंड कर दी कविता तक। कविता क्या होता है? कविता तो संज्ञा है, तो ये पदबंध क्या हो जाएगा? यही पदबंध इस जगह पर संज्ञा पदबंध बन जाएगा। ध्यान रखना, क्या बन जाएगा? संज्ञा पदबंध बन जाएगा। हमेशा जो चीज ध्यान देनी है वो लास्ट वर्ड पर देनी है। लास्ट वर्ड अगर कविता है, ये संज्ञा है, तो ये पूरा का पूरा, इसके पहले विशेषण भी होगा तो भी ये आपका क्या बनेगा? आपका संज्ञा पदबंध। अगर सिर्फ बहुत सुंदर पे लगा है तो ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आता है। ऐसे ही मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है अभी पर्टिकुलर, उसमें मैंने शायद था क्या, कोई शॉल करके कोई आई थिंक एक था क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा है। शाम को खरीदी हुई शॉल या सुंदर खरीदी हुई शॉल, कुछ ऐसा था जहां पर विशेषण था और आखिरी वर्ड शॉल था। तो वो शॉल शब्द जो था अंडरलाइन होने की वजह से वो पूरा पदबंध आपका संज्ञा में बदल जा रहा था, चाहे उसके पहले जितना भी विशेषण लगा हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर बहुत सुंदर जो है वो कविता की विशेषता को बतला रहा है। क्या बतला रहा है? वो कविता की विशेषता को बतला रहा है। कविता एक संज्ञा शब्द है, इसलिए ये आपका क्या हुआ? विशेषण पदबंध। अब आते हैं, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। क्या है? उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। अब यहां पर ये देखिए, लगा हुआ पेड़, अब लास्ट वर्ड तो जैसे ही आप देखोगे तुरंत ये बोल दो कि अरे मैम ये तो संज्ञा है, पेड़ शब्द संज्ञा होता है। लेकिन उससे पहले क्या लगा है ये देखिए, उसके बाद आम है। आम की विशेषता है कि वो उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ है। ठीक है ना, उस घर के कोने में लगा, तो इसलिए ये आम की विशेषता को ये बतला रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? विशेषण। हमने बताया ना कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा होते हुए भी अगर किसी संज्ञा शब्द के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो अपने स्वरूप को बदल लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सार्वनामिक विशेषण किया था। सर्वनाम शब्द अक्सर ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ इस्तेमाल हो जाता है जो अपने रूप को बदलकर विशेषण हो जाता है। वही चीज यहां पर है। यहां पर पेड़ शब्द संज्ञा होते हुए भी यहां विशेषण का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आम के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर ये आम का पेड़ होता, आम का पेड़ होता तो ये संज्ञा होता, लेकिन पेड़ आम का है, पेड़ जो है वो आम के पहले आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। अब यहां पर अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, ये किसकी विशेषता को बतला रहा है? ये कुत्ते की विशेषता को बतला रहा है। कुत्ता क्या होता है? संज्ञा होता है। तो संज्ञा जब कभी भी अपनी विशेषता बतलाता है जिन शब्दों से, वो हमारा क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। आखिरी शब्द देखिए यहां पर आज्ञाकारी। आज्ञाकारी क्या है? विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक होता है। अगर खादी शब्द को हम पर्टिकुलर लेते हैं तो ये संज्ञा शब्द है, लेकिन ये चूंकि खादी कपड़े के साथ जुड़ा हुआ है, कपड़ा हमारा यहाँ संज्ञा है, और कपड़े की विशेषता क्या है? वो सफेद खादी का है। वो काहे का है? सफेद खादी का है। तो इसलिए यहाँ पर खादी संज्ञा होते हुए भी विशेषण का कार्य कर रहा है। तो ये आपका कपड़ा संज्ञा शब्द है और सफेद खादी आपका क्या बता रहा है? ये विशेषण बता रहा है।
ठीक। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण पदबंध है क्योंकि ये शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चल सकते हैं। विशेषण पदबंध भी वाक्य में वही कार्य करते हैं जो कार्य अकेला विशेषण पद करता है। अब सेम यहीं पर चीज आई। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब संज्ञा और सर्वनाम पदों को हमें पदबंध में कन्वर्ट करना हो तो हम विशेषण शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो पदबंध में बदल जाते हैं। लेकिन अगर विशेषण पद को ही हमें विशेषण पदबंध में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? सिंपल की बात है कि उसके साथ हम और विशेषण लगा देते हैं। सिंपल। चलिए देखते हैं कैसे। अब जैसे यहां पर है मेरा बेटा कल आ रहा है। ठीक है, अब सीधे सीधे आप बोलोगे कि मेरा शब्द तो मैम सर्वनाम होता है, तो यहां विशेषण कैसा है? ठीक है, यहां विशेषण कैसा है? वैसे तो मेरा शब्द हमेशा सर्वनाम ही होता है, लेकिन एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनाम के वे शब्द जिन्हें हम विशेषण के साथ इस्तेमाल करते हैं वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, बेटा। बेटा की विशेषता क्या है? बेटा की विशेषता क्या है? बेटा की विशेषता है कि वो मेरा है। ठीक है, अब आपको बेटा के साथ जुड़ा हुआ है तो विशेषता बतला रहा है। अब मान लीजिए कि अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं मैम मेरा शब्द सर्वनाम ही है, हम उसको विशेषण में नहीं ले जाएंगे, तो चलो उसको परखने की एक और तरकीब मैं आपको बताती हूँ। जहां कहीं ये डाउट हो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम की क्या विशेषता है? सर्वनाम की ये क्वालिटी होती है कि वो संज्ञा के शब्दों के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर ये मेरा सर्वनाम शब्द है तो इसको हटाकर हम कोई भी संज्ञा शब्द रख पाएंगे। ठीक है, रख पाना चाहिए ना, होना चाहिए ना कि रख पाना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। मेरा की जगह आप कोई भी संज्ञा शब्द रखो। ठीक है, अब मेरा है, रूपाली बेटा रख लो। चलो मेरा बेटा हो जाएगा, रूपाली बेटा आएगा, रूपाली का बेटा आएगा, उसके साथ कारक जुड़ेगा। लेकिन क्या होना चाहिए? मेरा के साथ सिर्फ संज्ञा होना चाहिए, सिर्फ संज्ञा शब्द आना चाहिए। ठीक है, चलो कुछ और जोड़ लो। अच्छा बेटा हो सकता है, अच्छा बेटा कल आ रहा है हो सकता है। अच्छा शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, बड़ा बेटा आ रहा है, बड़ा क्या होता है? ये भी विशेषण होता है। लेकिन मेरा की जगह संज्ञा शब्द रख के देखो, सेट नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। तो इसलिए सीधे सीधे मेरा क्या हो जाएगा? अब मेरा की जगह संज्ञा और विशेषण दोनों लगा लो। अगर संज्ञा बैठ गया तो मेरा सर्वनाम है, और अगर विशेषण शब्द बैठ गए तो वो विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो ये एक टेक्निक मैंने आपको बताई कि जब कभी आप कंफ्यूज हो कि भाई ये सर्वनाम है कि विशेषण है, तो उस जगह हमेशा उसको हटाकर उसको रिप्लेस करो शब्दों को। मेरा की जगह अगर विशेषण शब्द बैठ रहा है कोई, जैसे हमने यहाँ पर देखा अच्छा बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, जो भी बैठ रहा है तो वो क्या हो रहा है? विशेषण बन रहा है। लेकिन उसकी जगह हम बोल दें मोहन बेटा, हाँ क्या कहते हैं, सोहन बेटा, विजय बेटा, नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण है। ठीक है, तो मैंने ये टेक्निक आपको बता दी, तो इसको ध्यान रखिएगा। मेरा बेटा कल आ रहा है, तो बेटा सब संज्ञा है और इसकी विशेषता है कि ये मेरा है। अब मान लो इसे, अब चूंकि मेरा शब्द तो यहाँ एक है, एक ही पद है, तो ये तो पद बना, पदबंध तो बना नहीं। तो हम क्या यहाँ इसके साथ हमने क्या किया? हमने एक विशेषण और जोड़ा, मेरा के साथ एक विशेषण और जोड़ा है और ये पदबंध बन गया। जैसे यहाँ हुआ मेरा छोटा बेटा कल आ रहा है, तो छोटा जोड़ देने से क्या हुआ? अब यहां पर हो सकते हैं मेरा सबसे छोटा बेटा कल आ रहा है। ठीक है, मेरा सबसे छोटा बेटा कल आ रहा है। ठीक है, मेरा इंजीनियर बेटा कल आ रहा है, मेरा छोटा इंजीनियर बेटा कल आ रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या कर रहे हैं? विशेषण पद को हम पदबंध बनाने के लिए उसके साथ विशेषण पदों को ही जोड़ते हैं। नेक्स्ट आइए, दीपा एक डॉक्टर है। अब यहां पर एक शब्द जो है वो डॉक्टर की संख्या को बता रहा है। ठीक है, डॉक्टर संज्ञा है और ये क्या हो गया? संख्यावाची विशेषण हो गया। ठीक है, उसे कहे दीपा एक मशहूर डॉक्टर है। ठीक है, दीपा एक अच्छी डॉक्टर है। हाँ, आप कुछ भी लिख दो, उसके साथ बढ़ाओ, एक्सटेंड करो, बढ़ते चले जाएंगे। दीपा एक अच्छी और मशहूर डॉक्टर है।
ये दे सकते हैं, दीपा एक अच्छी, मशहूर और काबिल डॉक्टर है। आप एक्सटेंड करते जाओ, जितना एक्सटेंड कर सकते हो वो क्या होगा, आपका पूरा पदबंध बनता चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैंने एक कार खरीदी। अब यहाँ कार की संख्या बता रहा है एक, तो ये क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। तो मैंने क्या, मैं लिख सकती हूँ मैंने एक बड़ी कार खरीदी, ठीक है, ऐसे हो सकती है, मैंने एक काली कार खरीदी, हाँ ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या, मैंने एक नई कार खरीदी, मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक बड़ी नई कार खरीदी, है ना, जोड़ो, एक्सटेंड करो, हमेशा आराम से एक्सटेंड करोगे। तो विशेषण के साथ हमें विशेषण पदों को ही जोड़कर उसे पदबंध बनाना होता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रियापद बंध। ओके, चलिए चौथा हमारे पास में है क्रियापद बंध। तो 5 पदबंध के भेद थे, 3 समझा चुकी, चौथे पे आ गई क्रिया। क्रिया हमेशा देखना, याद रखना, क्रियापद जो क्रिया होते हैं वो कभी भी सिंगल क्रिया नहीं आती, बहुत मुश्किल से ही सिंगल क्रिया आएगी, हमेशा अपनी सहायक क्रियाओं के साथ जुड़ी रहती है या धातु के साथ सहायक क्रियाएं जुड़ी रहती है। ये हमेशा ध्यान रखना, क्रिया को पूर्ण रूप से संपन्न होने के लिए किसी न किसी सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। अब हमेशा ध्यान रखना, अनेक होंगे, सहायक क्रियाएं जरूर होंगी। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र क्रिया बनाती है। तो मुख्य क्रिया हमेशा आएगी और उसके बाद सहायक क्रियाएं जुड़ी होती हैं। यदि क्रिया पदबंध है, दूसरे अथवा सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में कई पद मिलकर जब क्रिया का कार्य करते हैं वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। तो क्रिया पदबंध जो है, जैसे मैंने हर बार बताया कि संज्ञा पद से संज्ञा पदबंध बनता है, क्रिया अपने आप में ही पदबंध होती है। क्रिया हमेशा आपकी क्या आएगी, हमेशा आपकी जो है वो कंबाइंड ही होती है, वो कई पदों को मिलकर ही बनती है। चलिए देखते हैं उदाहरण। वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा। अब यहाँ पर आना, आ जो है, आ शब्द जो है वो मुख्य धातु है, या और होगा उसकी सहायक क्रियाएं हैं। तो देखिए 2 शब्द आए, क्रियापद बंध बन गया। फिर क्या है, दादी हर रात हमें नई नई कहानियां सुनाती रहती हैं। अब सुनाना जो है वो क्या है, मुख्य क्रिया है, रहती हैं वो हमारी क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। तो इस तरीके से ये जुड़कर हमारा क्या बन गया, क्रियापद बंध बन गया। नेक्स्ट आते हैं, गायक अपनी पसंदीदा गीत गा रहा है। गायक अपना पसंदीदा गीत गा रहा है, मुख्य क्रिया क्या है, गा, और रहा है हमारा क्या जुड़ गया, सहायक क्रियाएं। तो एक साथ आपकी 3 जुड़ गई, तो ये क्या बन गया, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। खेलना, खेलना जो है वो मुख्य क्रिया है, रहे हैं हमारी सहायक क्रियाएं हैं, जुड़कर पूरा क्या बन गया, क्रिया पदबंध, ठीक। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया पदबंध है क्योंकि ये शब्द वाक्य में क्रिया का कार्य कर रहे हैं। तो क्रिया तो आपको पता है, जहां पर किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रिया के भेद का यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए मैं भेद आपको नहीं बता रही। तो समझ में आ गया, क्रिया पता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर सिंगल क्रिया आ रही है, अंडरलाइन है, तो वो क्रिया पद होगा, और अगर 3-4 पद जुड़े हुए हैं तो वो पद बंद होंगे। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी सिंगल वर्ड्स के नीचे भी अंडरलाइन आएगा कि ये पद है, पदबंध है, क्या है, सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो उस कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिंगल एक शब्द के नीचे, ये एक पद के नीचे अंडरलाइन है तो वो पद कहलाएगा, पदबंध नहीं कहलाएगा। चलिए अब आ गए नंबर 5। नंबर 5 क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण जो है आपके कौन कौन से होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, 4 इसके भेद होते हैं, ठीक है। अब भेदों का तो यहाँ ज्यादा काम नहीं है हमारे पास में, हमें सिर्फ देखना क्या है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द। जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पद हों तो वहां क्रिया विशेषण पदबंध होता है। दूसरे अथवा सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो पद क्रिया की विशेषता बतलाने वाले हों वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते
हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब क्रिया विशेषण पदबंध में भी वही चीज आपकी एप्लीकेबल होगी जो बाकी सब में आई। सिंगल वर्ड आपका क्रिया विशेषण पद कहलाएगा, और अगर कई पद आपस में बंधे हैं तो वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बोल दें आज गाड़ी जल्दी आ गई तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी शब्द जो है आपका क्रिया विशेषण पद होगा, लेकिन बहुत जल्दी दो पद बंधे हैं, इसलिए ये सीधे सीधे आपका, अब देखो इसमें क्या है, अगर मान लो हम बोल दें आज गाड़ी जल्दी आ गई, अगर हम सिर्फ इतना बोलें जल्दी आ गई, तो चूंकि ये क्या है, ये सिर्फ एक पद है, ये क्या है, ये सिर्फ एक पद है, तो इस कंडीशन में ये क्या बनेगा? आपका क्रिया विशेषण ये क्रिया विशेषण पद बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक पद है। लेकिन अगर उसी की जगह जो है हम क्या कर लें, हमने अंडरलाइन किया है बहुत जल्दी। किस पे अंडरलाइन किया? बहुत जल्दी। तो यहां पर क्या है? दो पद आए। क्या है? दो पद आए। तो अब जब दो पद आ रहे हैं, दो आएंगे या तीन, कोई भी पद हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। समझ में आ गया? तो वो आपका कहलाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए अब उसी तरीके से आप देखिए, इस माह के अंत तक आ जाऊंगा। अब नहीं सॉरी, ये आइए, पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां बोला बैठा है, बैठा क्या है? आपका क्रिया है। बैठा शब्द क्या है? बैठा है, ये आपकी क्रिया है। अब क्रिया क्या बता रही? क्रिया कैसे संपन्न हो रही है? पिंजरे के अंदर संपन्न हो रही है। कहां संपन्न हो रही है? पिंजरे के अंदर। तो ये क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका के अंदर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए, मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा। आ जाऊंगा आपका क्या है? क्रिया है। आ जाऊंगा ये आपका क्रियापद बंध है। लेकिन कब तक आ जाओगे? कब तक आ जाओगे? ये हो गया इस माह के अंत तक। कालवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है, ये समय को बता रहा है। तो सीधे सीधे आपका क्या हो गया? ये कालवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं। गए हैं, गए हैं क्या है? क्रिया है। हमेशा ध्यान रखना, विशेषण और क्रिया विशेषण को खोजने से पहले उसके संबंधित शब्दों को खोजना पड़ता है। क्रिया विशेषण खोजने के लिए हमें क्रिया पर जाना पड़ता है। अब जैसे यहां पर है गए हैं, तो गए हैं, कहां गए हैं? मैदान की ओर गए हैं। वो क्या बता रहा है? स्थान को बता रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो मैदान की ओर हमारा क्या हो जाएगा? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द क्रिया की विशेषता को उजागर कर रहे हैं। क्रिया की विशेषता, अब जैसे यहां पर आ गई, तो जल्दी आ गई, बहुत जल्दी क्या है? ये रीतिवाचक है। अब समझिए, आ गई, आ गई क्रिया किस तरीके से संपन्न होती है? अगर किस आ रहा है तो ये आपका हो जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक। फिर बैठा है, पिंजरे के अंदर बैठा है, ये क्या बता रहा है? कहां बैठा है। अगर आपके पास कहां शब्द आता है, कहां शब्द आ रहा है, तो वो क्या बताता है? हमेशा स्थान को बताता है। तो वो हो जाता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा है इस माह के अंत तक आ जाऊंगा। तो आ जाऊंगा, कब आ जाऊंगा? अंत तक। तो ये क्या बता रहा है? कब। कब का होता है? कब। तो कब आपका क्या कहलाता है? समय को बताता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, खिलाड़ी मैदान की ओर गए। गए, कहां गए? तो कहां हमेशा क्या बताता है? वो स्थान को बताता है। किसको बताता है? स्थान को। तो वो होता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्रिया विशेषण को ढूंढते हैं कि क्रिया विशेषण हमेशा देखना क्रिया के साथ संबंध रहेगा। चारों बता दिया, किस, कहां, कब और कितना ये शब्द आते हैं, ये क्रिया विशेषण के भेद को बतला देते हैं। यहां पर देखिए, चलिए रेखांकित पद क्रिया विशेषण पद हैं, और फिर हमें पदबंध। फिर वही चीज आ गई कि हमें सिंगल पद से अगर एक्सटेंड करना हो
तो उसमें हमें और ज्यादा विशेषण शब्दों को जोड़ना होगा। ठीक है, देखिए, वह धीरे लिख रही है, लिख रही है, कैसे लिख रही है, धीरे लिख रही है। तो जब कैसे आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रीतिवाचक। तो चलो हम रीतिवाचक स्थानवाचक नहीं बताते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्रिया किस तरीके से संपन्न हो रही है, धीरे धीरे संपन्न हो रही है। अब चूंकि ये एक सिंगल पद है तो ये तो क्रिया विशेषण पद हुआ, लेकिन अगर पदबंध होगा तो हम क्या बता देंगे, वह बहुत धीरे धीरे लिख रही है। हम किससे, बहुत धीरे धीरे, 3 पद हो गए कि नहीं हो गए, चलिए देखते हैं। वो बहुत धीरे लिख रही है, तो यहां पर 2 हो गए, आपके कितने आए, 2 पद हमने कर दिए, 1 और 2। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, 1 और ये 2, तो 2 पद हो जाने से ये पदबंध बन गया। नेक्स्ट आते हैं, मैं कल पहुंचूंगा। अब कल जो है वो पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, कल पहुंचूंगा, तो ये भी क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब क्या होगा इसको बताएं, मैं कल 4 बजे पहुंचूंगा, मैंने उसके साथ समय और आगे जोड़ दिया। ठीक है, तो 4 बजे की वजह से यहां पर क्या हो गया, 3 पद हो गए, वो आपका बन गया पदबंध। ठीक है, सब लोग मंदिर गए हैं। ठीक है, मंदिर शब्द अपने आप में क्या होता है, संज्ञा होता है, लेकिन यहां वो क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि सब लोग मंदिर गए हैं क्रिया है, कहां गए हैं, मंदिर गए हैं, तो क्रिया की क्या विशेषता है कि वो कहां गए हैं, मंदिर गए, तो मंदिर आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया है। सब लोग पुराने गणेश मंदिर गए हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आपका हमने क्या कर लिया, 3 शब्दों को जोड़ लिया। हमेशा याद रखना, संज्ञा शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल हो रहा है, सर्वनाम शब्द कहीं पे भी इस्तेमाल हो रहा है, देखना वो किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है। ये नहीं कि आंख बंद करके लगा दिया कि अरे मंदिर है तो ये संज्ञा होगा, ना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, दावत में उसने बहुत खाया। अब खाया क्रिया है, विशेषता क्या है, बहुत खाया, तो इसका क्या होगा, दावत में उसने बहुत ज्यादा खाया। क्या हुआ, दावत ने उसमें बहुत ज्यादा खाया। अब बहुत ज्यादा जो है वो 2 शब्दों के कारण यहां पदबंध बन जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आते हैं संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर। यही एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मैंने अभी बताया ना कि मेरे एक एमसीक्यू पे जो है आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि नहीं मैम ये बहुत गलत है, आपने गलत बताया है, ये तो आपका विशेषण होगा, आपने संज्ञा बताया है, वही चीज। ठीक है ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पर आपको एलिमेंट समझाने के लिए इस्तेमाल किया है कि चीज़ों को पहले ठीक से एब्जॉर्व कीजिए, देखिए कि क्या चीज़ें हैं, फिर उसके डिसीजन पर पहुंचिए। अक्सर ये चीज़ जो है आपके मन में उठती है। तो जैसे देखिए क्या है, संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्रायः विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। अब कई सारे संज्ञा शब्द जोड़कर हम संज्ञा पदबंध नहीं बना सकते। जैसे मैंने बताया कि अगर संज्ञा पद को संज्ञा पदबंध में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ हमें विशेषण को जोड़ना पड़ता है, तभी वो संज्ञा पदबंध बनते हैं, है ना, यही चीज मैंने आपको बताई थी। अब वही चीज यहां पर मैं आपको क्या कह रही हूं कि अगर आप उन एलिमेंट्स को ये बोलोगे कि अरे इसमें ज्यादातर वर्ड तो विशेषण है, तो मैम ने इसे संज्ञा पदबंध क्यों बोला है, वही चीज की मतलब हमेशा संज्ञा पदबंध उन विशेषण शब्दों के साथ ही संज्ञा पदबंध बनेगा। चलिए देखिए, इसीलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाए तो वो संज्ञा पदबंध, अथवा संज्ञा अलग करके लिखा जाए तो विशेषण पदबंध। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूं मैं आपको, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, देखिए क्या है, यहां पर है अनोखे दिखने वाले फूल हर जगह नहीं होते। अंडरलाइन वर्ड है अनोखे दिखने वाले फूल। जब हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं अनोखे दिखने वाले फूल, तो इस पूरे व में किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं फूल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फूल के बारे में। तो ये उससे जुड़े उसके पहले जितने भी, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो विशेषण हो, चाहे क्रिया विशेषण हो, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो अंडरलाइन वर्ड में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो शब्द आपका पूरा जो है पदबंध बन जाएगा। अब यहां पर हमने बात करी फूल के बारे में।
फूल क्या होता है, संज्ञा होती है। अब उससे जुड़े जितनी भी चीजें ये आ रही हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा पदबंध में हो जाएगा। क्या कहला जाएगा, ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है। अब सपोज मान लीजिए, अब यहां पर आते हैं, अब यहां पर अगर अंडरलाइन वर्ड है अनोखे दिखने वाले, अब हमने सिर्फ इतना अंडरलाइन किया, हमने अंडरलाइन किया अनोखे दिखने वाले। अब वाले से तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पदबंध क्या है, लेकिन अगर आप इसे देखोगे कि उसके बाद शब्द क्या है, फूल, तो ये फूल की विशेषता को बतला रहा है। अनोखे दिखने वाले, अगर वाले तक है तो ये आपका हो जाएगा क्या, विशेषण पदबंध। ये हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध। समझ में आया। हमेशा याद रखना कि अगर आखिरी वर्ड संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध है, आखिरी वर्ड सर्वनाम है तो वो पूरा सर्वनाम पदबंध है। अगर विशेषण है, याद रखना विशेषण है, यानी कि जहां तक हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसके बाद वाला शब्द संज्ञा है और उस संज्ञा शब्द को हमने, संज्ञा शब्द के विशेषण को हमने अंडरलाइन कर रखा है, तो वो पूरा पदबंध आपका विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगर क्रिया हमने पदबंध के नीचे अंडरलाइन किया है तो वो पूरे के पूरे क्रिया पदबंध कहलाएंगे। और क्रिया पदबंध से पहले अगर क्रिया के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वो आपका क्रिया विशेषण पदबंध रहेगा। हमेशा ये देखना कि आखिरी शब्द क्या है, तो फिर आपका कंफ्यूजन अपने आप में दूर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या दिया, इसमें अनोखे दिखने वाले फूल संज्ञा पदबंध है, जबकि अनोखे दिखने वाले विशेषण पदबंध हैं। तो ये एक कंफ्यूजन था जो मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि हमने ये कमेंट्स में देखा था, तो ये सारी चीजें मैंने आपको उसी हिसाब से क्लियर कर दी। ठीक है। तो अब देखिए, पदबंध आपको मैंने सिखा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये सोचो कि आपको आ गया तो आपको अभी समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी आपने वीडियो देखा है। लेकिन अगर आपसे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपसे पूछा जाएगा तो आपके आधा साफ हो चुका होगा। तो अगर वो आपके दिमाग में बना रहे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रैक्टिस पेपर बनाकर दे दिया है। तो फटाफट उस पेपर को डाउनलोड करो, सॉल्व करो, और हम हाजिर होंगे इसके सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है। और तब चेक करना कि जब आप, तो पहले आप निकाल लो जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर ही आंसर लिख लो, क्वेश्चन मत लिखो। मैंने जितने भी दिए हैं सबके आंसर नोट करो बढ़िया से कि ये जो है वो आपका पदबंध होंगे। ठीक है। आंसर लिखो, और लिखने के बाद आप क्या करना, जब मेरा इसका डीपीपी का सोल्यूशन आएगा उनके साथ मैच करना कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है। बहुत जरूरी है, अगर आप ये चाहते हो कि ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाए तो डीपीपी सॉल्व जरूर करना। ठीक है। अब हम मिलेंगे इसके डीपीपी के सोल्यूशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।